इन सब के बीच में एक चीज ऐसी हुई है जो कि पहले के मुकाबले में फास्ट नहीं है। पिछले 50 साल में हमारे पास जो एरोप्लेन थे वो फास्ट होने की बजाय स्लो कर दिए गए। सुपरसोनिक एरोप्लेन इतने ज्यादा फास्ट थे कि लंदन से न्यूयॉर्क तक का फासला सिर्फ 3 घंटे में तय कर लेते हैं। और उसके बाद किसी की हिम्मत कैसे नहीं होगी सुपरसोनिक एरोप्लेन बनाने की। जो टिकट की प्राइस थी उसके ऊपर लोगों ने कंप्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि एरोप्लेन की जो लाइफ क्लियर की जाती है वो उसकी नंबर ऑफ फ्लाइट से की जाती है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है वो बिजनेस क्लास वाले ही दे रहे होते हैं। कंपनी ने इन बिजनेसमैन के जो प्रॉब्लम थे उनको सामने रखते हुए कुछ ऐसी सीट्स मुतय्यन कर दी जो सिर्फ बिजनेसमैन के लिए ही रख दी गई। लेकिन अगर आपने एरोप्लेन की टिकट लेनी है तो आपको किसी भी किस्म का मसला सामने ही नहीं आता। ये लोग क्या करेंगे कि जो मीडियम प्राइस की टिकट होगी उनको भी कम करके लो प्राइस पे लेके आएंगे। तो आप अपना टूर अपने हिसाब से नहीं कर रहे। ये लोग क्या करेंगे कि थर्सडे वाले दिन अपनी टिकट की प्राइस को ही बहुत लो कर देंगे। 2007 में आईफोन का पहला वर्जन लॉन्च किया गया, उसके बाद सेकंड और थर्ड आता गया, उसके बाद हर साल में नया वर्जन लॉन्च किया जाता रहा। लेकिन जो आने वाला वर्जन था वो पहले वर्जन के मुकाबले में ज्यादा फास्ट और ज्यादा सिक्योर होता था। इसी तरह से अगर कंप्यूटर की बात की जाए तो उसके प्रोसेसर भी हर साल तकरीबन चेंज होते रहते हैं और आने वाला जो प्रोसेसर होता है वो भी पहले से ज्यादा फास्ट होता है, उसी चीज पे उसका फोकस होता है। इसी तरह से अगर हम ट्रेन की बात करें तो ट्रेन का भी यही सिस्टम रहा है कि पहले हमारे पास नॉर्मल ट्रेन चलती थी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फास्ट होती गई और अब तो बहुत सुपर फास्ट ट्रेन इस टाइम दुनिया में वर्क कर रही है। लेकिन इन सब के बीच में एक चीज ऐसी हुई है जो कि पहले के मुकाबले में फास्ट नहीं हुई, बल्कि उसको पहले के मुकाबले में स्लो कर दिया गया। और ये चीज ऐसी भी नहीं थी कि इसको फास्ट ना किया जा सकता हो, बल्कि जानबूझकर इसको स्लो किया गया और उस चीज का नाम है एरोप्लेन। अगर इसी चीज को मैं एक आपको एग्जांपल के साथ समझा दूं तो 1967 में न्यूयॉर्क से लॉस एंजल्स तक की जो फ्लाइट थी उसका टाइम था 5 घंटे और 43 मिनट। लेकिन अगर अब की बात की जाए तो सेम फ्लाइट सेम रूट के ऊपर 6 घंटे और 27 मिनट लगाती है, यानी कि 45 मिनट ज्यादा। इसी चीज को अगर मद्देनजर रखा जाए तो पिछले 50 साल में हमारे पास जो एरोप्लेन थे वो फास्ट होने की बजाय स्लो कर दिए गए और ऐसा जानबूझकर कर दिया गया है। अच्छा, जब इतनी सारी चीजें फास्ट और स्पीड अप हो रही थी तो एयरप्लेन को फास्ट करने का आइडिया भी जरूर आया था और इसके ऊपर काम भी किया था। ब्रिटिश एयरवेज ने अपना एक सुपरसोनिक कमर्शियल एरोप्लेन जारी भी किया था, लेकिन कुछ ही अरसे में ये बिल्कुल ही डिजास्टर साबित हुआ और टोटली फेलियर बन गया। ब्रिटिश एयरवेज का ये सुपरसोनिक कमर्शियल एरोप्लेन फ्लॉप क्यों हुआ इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं सुपरसोनिक एरोप्लेन की कि सुपरसोनिक एरोप्लेन होते क्या है। जो हमारे पास साउंड की स्पीड होती है उसको कहा जाता है सोनिक स्पीड, जो कि होती है 667 माइल्स पर आवर। तो ऐसे सारे प्लेन्स जो 667 मील्स पर आवर की स्पीड से अबव चलते हैं उनको कहा जाता है सुपरसोनिक एरोप्लेन। और ऐसे एरोप्लेन जो स्पीड ऑफ साउंड से कम पे वर्क कर रहे होते हैं उनको कहा जाता है सबसोनिक एरोप्लेन। आज के दौर की बात की जाए तो हमारे पास ज्यादातर सबसोनिक एरोप्लेन जो है ना वो इस्तेमाल किए जाते हैं, सुपरसोनिक एरोप्लेन इस्तेमाल नहीं किए जाते। अब आ जाते हैं ब्रिटिश एयरवेज की उस प्रोजेक्ट की तरफ जिसमें उन्होंने सुपरसोनिक एरोप्लेन कंप्लीट किए थे। उस सुपरसोनिक एरोप्लेन का नाम था कनकॉर्ड एरोप्लेन और उसका जो फ्लाइट का रूट था वो था न्यूयॉर्क से लंदन तक। मतलब न्यूयॉर्क से लंदन तक के रूट को उन सुपरसोनिक एरोप्लेन जो कि कमर्शियल एरोप्लेन थे और उनको कनकॉर्ड का नाम दिया गया था, उनको चलाया गया। ये सुपरसोनिक एरोप्लेन इतने ज्यादा फास्ट थे कि लंदन से न्यूयॉर्क तक का फासला सिर्फ 3 घंटे में तय कर लेते थे। मतलब कितनी हैरानकुन बात थी कि आप 3 घंटे में अटलांटिक ओशन क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन कुछ ही अरसे में ब्रिटिश एयरवेज को पता चल गया कि स्पीड अप होना ही सब कुछ नहीं होता, इसके अलावा भी काफी सारे फैक्टर होते हैं जिनको देखना पड़ता है। उन्हीं फैक्टर पर बात करते हैं और उनके बाद आपको भी पता चल जाएगा कि ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट एक फेलियर कैसे बना और उसके बाद किसी की हिम्मत कैसे नहीं हुई सुपरसोनिक एरोप्लेन बनाने की। सबसे पहला जो मसला जो था वो था फ्यूल का, मोर फ्यूल देन नॉर्मल। इसको आप इस तरह से देख लें कि अब जो नॉर्मल प्लेन था वो हमारे पास 1 मील के अंदर 18.7 पाउंड का जो है ना वो फ्यूल खर्च करता था और जो हमारे पास सुपरसोनिक एरोप्लेन थे वो 1 मील के लिए 46.85 पाउंड का फ्यूल खर्च कर रहे थे। अगर आप इसको दूसरे तरीके से देख लें तो 1 गैलन जो था वो सुपरसोनिक एरोप्लेन सिर्फ 14 माइल तय करता था और बिल्कुल नॉर्मल जो प्लेन था वो ही 1 गैलन फ्यूल यूज करके 104 मील का फासला तय कर रहा था।
तो सबसे पहला जो डिफरेंस आ गया था वो बहुत ज्यादा फ्यूल कास्ट का आ रहा था, जो कि बिल्कुल ही किसी भी तरीके से फिजिबल नहीं जा रहा था। इसी फ्यूल कास्ट की वजह से यहीं पे ही दूसरा मसला पैदा हो गया, वो था टिकट प्राइसिंग का। इस फ्यूल कास्ट को किसी भी तरीके से मिनिमाइज करने के लिए इनकी टिकट की प्राइस जो थी ना वो इंतहाई हाई कर दी गई, बहुत ज्यादा हाई प्राइस रख दी गई। मतलब उस टाइम सुपरसोनिक एरोप्लेन की एक टिकट $7500 की थी, जबकि नॉर्मल प्लेन में आपको यही टिकट $200 से $300 में पड़ रही थी। अच्छा, ये बात एक्साइटिंग तो लगती है कि आप 3 घंटे में लंदन से न्यूयॉर्क पहुंच गए, लेकिन जो टिकट की प्राइस थी उसके ऊपर लोगों ने कंप्रोमाइज नहीं किया। लोगों के लिए $200 से $300 में 6 से 7 घंटे की फ्लाइट ज्यादा फिजिबल थी, बजाय इसके कि वो 3 घंटे में $7500 की प्राइस पे करके वहां पे पहुंच सके। तो इसकी वजह से भी लोगों ने इसकी तरफ तवज्जो देना कम कर दिया। तीसरा जो मसला था वो था इसके डिजाइन का। आपने अगर जेट प्लेन्स देखे हो तो वो बहुत ज्यादा उनका वॉल्यूम कम रखा जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा स्पीड के साथ जाना होता है। तो इन सुपरसोनिक एरोप्लेन का डिजाइन भी कुछ इस तरह से किया गया कि इनका वॉल्यूम भी कम से कम रहे। अगर वॉल्यूम आप कम कर दें तो आपको सीट्स का वॉल्यूम भी कम करना पड़ता है। मतलब सीट्स ही जो बनाई गई वो अनकंफर्टेबल थी। मतलब नॉर्मल प्लेन की जो सीट्स थी वो ज्यादा कंफर्टेबल थी, बजाय इसके कि आप सुपरसोनिक एरोप्लेन में बैठ के जाएं और वहां पे अनकंफर्टेबल डिजाइन की जो सीट्स हैं वहां पे बैठ के जाएं। तो लोगों ने अनकंफर्टेबिलिटी की वजह से भी तवज्जो देना कम कर दी और यहाँ के टिकटें लेना खत्म कर दी। चौथी जो चीज थी वो थी सुपरसोनिक एरोप्लेन की वजह से नॉइज का पैदा होना। ये एरोप्लेन जिस जगह से भी गुजरते थे वहां पे नीचे वाली आबादी को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते थे। आपने अक्सर जेट एरोप्लेन को देखा होगा कि वो जब भी गुजरते हैं तो बहुत ज्यादा साउंड क्रिएट करते हैं, लेकिन वो अक्सर नहीं गुजरते तो एक आध दफा में बंदा जो है ना वो बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन ये जो रूट था लंदन से न्यूयॉर्क का, ये एक बिजनेस रूट था उस एयरप्लेन के लिए। अब अगर रोज कई फ्लाइट्स उसी जगह से गुजरेगी जो कि सुपरसोनिक एयरप्लेन की होगी, तो वहां पे कितना एक नॉइज प्रोड्यूस होगा और वहां पे लोगों को रहने के लिए कितनी परेशानी होगी। इसी वजह से भी जो है ना वो मसाइल पैदा हो गए कंपनी के लिए। पांचवा मसला जो प्रोड्यूस हुआ वो था एरोप्लेन की लाइफ का। अब एरोप्लेन की लाइफ इस तरह मैयर नहीं की जाती कि ये 2 साल चले, 3 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, इस तरह से मैयर नहीं की जाती। बल्कि एरोप्लेन की जो लाइफ मैयर की जाती है वो उसकी नंबर ऑफ फ्लाइट से की जाती है। एक एवरेज प्लेन अपने लाइफ टाइम में 44,000 फ्लाइट्स ले सकता है। मतलब 44,000 दफा वो उड़ सकता है, 22,000 दफा वो आ सकता है, 22,000 दफा वो जा सकता है। अब अगर इन सुपरसोनिक एरोप्लेन्स को देखा जाए तो इनकी स्पीड तो काफी ज्यादा है, लेकिन इनकी नंबर ऑफ फ्लाइट्स भी बढ़ गई हैं। इनकी नंबर ऑफ फ्लाइट्स के बढ़ने की वजह से इनका लाइफ स्पैन भी कम हो रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल कंपनी के रेवेन्यू में भी कमी आ रही है। तो इन सब मसाइल की वजह से ब्रिटिश एयरवेज ने 24 अक्टूबर 2003 को ये फैसला किया कि कॉन्कॉर्ड एरोप्लेन जो कि सुपरसोनिक एरोप्लेन थे उनको बिल्कुल ही डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। अब अगर आज के दौर की बात की जाए तो सुपरसोनिक एरोप्लेन वर्क कर सकते हैं और 700 प्लस की स्पीड से भी जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर एरोप्लेन की जो स्पीड रहती है वो 500 से 550 मील पर आवर ही रहती है। उसकी वजह ये होती है कि इस स्पीड के ऊपर ये बिल्कुल मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ वर्क करते हैं। दूसरा फैक्टर वही फ्यूल का ही आ जाता है, जिसको मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्योंकि ये कम फ्यूल यूज करते हैं, इसकी वजह से इसकी टिकट की प्राइसिंग भी कम रहती है। और तीसरा फर्क वही आ जाता है कि इसकी सीट्स जो है ना वो काफी कंफर्टेबल होती है। तो इन सब की वजह से भी जो सबसोनिक एरोप्लेन है उनको प्रेफर किया जाता है। अब बात कर लेते हैं एरोप्लेन की सीट एलोकेशन की। एरोप्लेन के अंदर 4 क्लासेस की सीट्स होती हैं। सबसे पहले होती है इकोनॉमी क्लास, फिर होती है प्रीमियम इकोनॉमी, फिर होती है बिजनेस क्लास और फिर होती है फर्स्ट क्लास। अगर हम ब्रिटिश एयरवेज के प्लेन 777 की बात करें तो उसके अंदर टोटल 224 सीट्स होती हैं। इकोनॉमी क्लास की 122 सीट्स, प्रीमियम इकोनॉमी की 40 सीट्स, बिजनेस क्लास की 48 और फर्स्ट क्लास की 14 सीट्स होती हैं। लेकिन अगर एरोप्लेन के बिजनेस को एनालाइज किया जाए तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो होता है वो बिजनेस क्लास वाले ही दे रहे होते हैं। जो हमारे पास इकोनॉमी क्लास होती है उसकी प्राइस होती है $876 पर सीट। जो हमारे पास प्रीमियम इकोनॉमी होती है उसकी प्राइस होती है $2633। जो हमारे पास बिजनेस क्लास होती है उसकी प्राइस होती है $6723। जो हमारे पास फर्स्ट क्लास होती है उसकी प्राइस चली जाती है $8715। अब इन सब को अगर कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारे पास बिजनेस क्लास की सीट्स है वो जो हमें रेवेन्यू दे रही है वो प्रीमियम इकोनॉमी और इकोनॉमी दोनों को मिला के भी ज्यादा है। जबकि प्रीमियम इकोनॉमी और इकोनॉमी की क्लासेस की सीट्स अगर दोनों मिला दी जाए तो बिजनेस क्लास की वो 3 गुना बढ़ जाती है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिजनेस क्लास ही वो क्लास है जहाँ से मेन प्रॉफिट कमाया जाता है। शुरू में हमारे पास किसी किस्म की कोई क्लास नहीं होती थी, ना इकोनॉमी क्लास होती ना ही बिजनेस क्लास होती थी। उन दिनों में एरोप्लेन के अंदर सफर करना ही काफी ज्यादा लग्जरी समझा जाता था।
अब आ जाते हैं इस बात के कि बिजनेस क्लास की जो सीट्स हैं वो क्रिएट ही क्यों की गई। सबसे पहले जो हमारे पास एरोप्लेन थे उनमें दो तरह के लोग सफर करते थे। एक तो टूरिस्ट थे जो कि किसी एक मुल्क से दूसरे मुल्क टूर पे जाते थे, और दूसरे थे बिजनेसमैन। अब जो टूरिस्ट होते हैं वो अपना प्लान करके रखते हैं कि उन्हें किस डेट को कब किस मुल्क में जाना है, तो वो पहले से ही अपने टिकटें बुक करके रखते थे और उनको कम प्राइस पे वो टिकटें मिल जाती थी। जो हमारे पास बिजनेसमैन थे वो इस तरह की टिकट बुक नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको अपनी मीटिंग के लिए एक दिन पहले 2 दिन पहले टिकट जो है ना वो बुक करना पड़ती थी, और उनको टिकट लेने में खासी दुश्वारी आ रही होती थी, क्योंकि टूरिस्ट जो है ना वो पहले से ही अपनी टिकटें बुक करके बैठे होते थे। तो कंपनी ने इन बिजनेसमैन के जो प्रॉब्लम थे उनको सामने रखते हुए कुछ ऐसी सीट्स मुतय्यन कर दी जो सिर्फ बिजनेसमैन के लिए ही रख दी गई, और उनकी प्राइस भी काफी हाई कर दी गई। मतलब टूरिस्ट जो थे वो उनकी प्राइस को अफोर्ड ही नहीं थे कर पाते। अब अगर आपने कुछ सीट्स की प्राइस बढ़ा दिया तो उनको फैसिलिटेट भी आपको करना ही पड़ेगा। उनकी सीट्स की फिर कंफर्टेबिलिटी बढ़ा दी गई, उनको फैसिलिटेट अच्छे तरीके से कर दिया गया, उनकी जो है ना सीट्स जो थी वो कंफर्टेबल बना दी गई, काफी खुली सीट्स बनाई गई। इस तरह की चीजें करके उनको जो है ना एडजस्ट किया गया। तो इस हिसाब से जो है ना बिजनेस क्लास क्रिएट की गई, जो सिर्फ बिजनेसमैन के लिए ही थी, आम लोगों के लिए वो बिजनेस क्लास क्रिएट नहीं की गई थी। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा कि आपने अगर ट्रेन की टिकट बुक करनी हो या बस की टिकट बुक करनी हो तो आपको टिकट लेने में मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने एरोप्लेन की टिकट लेनी है तो आपको किसी भी किस्म का मसला सामना ही नहीं आता। मतलब आप जिस टाइम भी टिकट बुक करना चाहें उसी टाइम बुक करें, आपको टिकट अवेलेबल ही मिलेगी। उसकी वजह यह है कि ये डिमांड और सप्लाई का फिनोमेना यूज करते हैं। ये डिमांड और सप्लाई को आम तरह से यूज नहीं करते, यानी कि ये डिमांड के हिसाब से अपनी सप्लाई को एडजस्ट नहीं करते, बल्कि अपनी सप्लाई के हिसाब से डिमांड को ही एडजस्ट कर देते हैं। फर्ज किया एक एरोप्लेन है, उसके ऊपर 100 सीट्स हैं, लेकिन उसके ऊपर 120 पीपल जो है ना वो जाना चाहते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे कि अपना जहाज बड़ा नहीं करेंगे, उसकी सीट्स ज्यादा नहीं करेंगे, बल्कि उस 100 सीट वाले एरोप्लेन को ही लेके आएंगे, लेकिन अपनी टिकट प्राइस जो है ना वो बढ़ा देंगे। यानी कि अपनी सप्लाई के हिसाब से जो लोगों की डिमांड है उसको एडजस्ट कर देंगे। अब उनमें से अब कुछ लोग जो होंगे वो उस हाई प्राइस टिकट को नहीं लेंगे, तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ये सप्लाई और डिमांड को भी इस तरह से एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये टिकट लेने के लिए एक एल्गोरिथम यूज करते हैं जिसको कहते हैं डायनामिक प्राइसिंग एल्गोरिथम। उसमें हमारे पास 3 ग्रुप्स होते हैं। एक होता है लो प्राइस, मीडियम प्राइस और हाई प्राइस। सबसे पहले ये क्या करते हैं कि लो प्राइस जो टिकट होती हैं उनको ओपन कर देते हैं। अगर वो बिक जाती हैं तो उसके बाद मीडियम प्राइस को ओपन करते हैं, अगर वो भी बिक जाए तब भी जाकर हाई प्राइस को ओपन किया जाता है। अच्छा, इस प्राइसिंग सिस्टम को दूसरी तरह से भी एनालाइज किया जाता है। फर्स्ट किया हमारे पास लो प्राइस की टिकट बिक गई सारी की सारी, लेकिन मीडियम प्राइस और हाई प्राइस की टिकट जो है वो वैसे की वैसी बाकी है। तो ये लोग क्या करेंगे कि जो मीडियम प्राइस की टिकट होगी उनको भी कम करके लो प्राइस पे लेके आएंगे, ताकि लोग उनके हिसाब से एडजस्ट हो सकें। यानी कि अपनी सप्लाई और डिमांड के ऊपर भी इनकी अपनी एक मुनाफी चल रही होती है। हमारे पास एरोप्लेन के लिए 2 किस्म के रूट्स होते हैं। एक होता है बिजनेस रूट, एक होता है टूरिस्ट रूट। बिजनेस रूट वो रूट होता है जिसके ऊपर नॉर्मल फ्लाइट्स चलाई जाती हैं, और टूरिस्ट रूट जो है ना वो खास जगहों के लिए कुछ दिनों के लिए चलाया जाता है। तो बिजनेस रूट और टूरिस्ट रूट की नंबर ऑफ फ्लाइट्स को भी ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहे होते हैं। फर्ज किया कोई ईस्टर आ गया है, त्यौहार आ गया है, ईद आ गई है, तो ये लोग क्या करेंगे कि जो बिजनेस रूट्स की नंबर ऑफ फ्लाइट्स होंगी उनको कम करके टूरिस्ट रूट जो होता है उसके ऊपर फ्लाइट्स की तादाद बढ़ा देंगे। इसके साथ साथ ये अपने कंपटीटर को भी ज़हन में रखकर ये सारा कुछ कर रहे होते हैं। अच्छा, एंड पे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि ये लोग जो होते हैं वो पूरे हफ्ते का भी एनालाइज कर रहे होते हैं कि किस दिन हमारे पास जो टिकट्स हैं उनकी सेल कम है। फर्ज किया इनको पता चलता है कि थर्सडे वाले दिन जो है ना लोग ज्यादा सफर नहीं कर रहे और हमारी सेल जो है ना वो बहुत कम हो गई है। तो ये लोग क्या करेंगे कि थर्सडे वाले दिन अपनी टिकट की प्राइस को ही बहुत लो कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर आपका प्लान था कि आपने फ्राइडे को जाना है या सैटरडे को जाना है तो आप अपना प्लान ही थर्सडे पे लेके आएंगे। तो ये अपनी टिकट की प्राइसिंग के हिसाब से आपका प्लान ही चेंज कर रहे होते हैं। मतलब आप अगर टूरिस्ट हैं तो आप अपना टूर अपने हिसाब से नहीं कर रहे होते, बल्कि एयरप्लेन के हिसाब से अपना प्लान जो है ना वो शिफ्ट कर देते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। इसी तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन सेक्शन में सबसे पहले मिलता रहे।